अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ दहलीज़ के पार पार्ट 3। रात के 8 बज चुके थे। मुझे भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी थी। हफीज़ सर और सिरात अंदर किसी अहम मसले को डिस्कस करने में मसरूफ़ थे। मैं उठकर बाहर लॉन में आकर बैठ गई। आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। जब से मैं दुबई आई थी, मेरे होते हुए यहाँ आज पहली बारिश थी। इन गर्म इलाकों में लोग बारिश जैसी नेमत को तरसते थे। मेरा बारिश में भीगने को बहुत दिल था, लेकिन दिल को रोक लिया। ऑफिस में अपने अंदर के बचपन को जगाना कुछ मुनासिब नहीं था, इसलिए बस अपने हाथों को बारिश में भिगो रही थी। हदीस, क्या कर रही हो? अरे वाह, बारिश एंजॉय कर रही हो। हफीज सर को देख कर मैं मुस्कुराई। वो लोग भी उठकर आ चुके थे। कुछ नहीं सर, बस अपने बचपन को याद कर रही हूँ। अच्छा, तो घर जाने का कोई इरादा नहीं क्या? बिल्कुल है इरादा, क्यों नहीं। लेकिन सर, घर जाने के लिए भी मुझे लोगों का मुंह देखना पड़ता है। मैंने सिरात को देखते हुए कहा। तो तुम क्यों किसी का मुंह देखती रहती हो? चाबी उठाओ गाड़ी की और खुद चली जाओ। सर, आपका मशवरा अच्छा है, लेकिन किसी की गाड़ी उनकी इजाज़त के बगैर कैसे ले जा सकती हूँ? वैसे पागल बज्जो वैसे पागल बज्जू, हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए अब यहाँ रुकने की बजाय घर जाते हैं। मैं भी जाने लगा हूँ। हफीज सर, आइए ना, अपने पसंदीदा होटल में खाना खाने चलते हैं। नहीं सिरात यार, तुम दोनों चले जाओ, हमारी आज फूफू की तरफ दावत है। मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ। तुम हदीस को लेकर जाओ वहाँ, ताकि हमारा पसंदीदा होटल इसका भी पसंदीदा हो जाए। हफीज सर हाथ के इशारे से गुड बाय कहते हुए जा चुके थे, और मुझे सच में एक दफ़ा फिर सिरात का मुंह देखना पड़ रहा था, जो बड़े आराम से बेंच पर बैठे मोबाइल देख रहे थे। और भूख भी अपना आप दिखा रही थी। भूख की वजह से मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया था, लेकिन मैं भी खामोश खड़ी बारिश को देखती रही। पता नहीं किस बात की सज़ा दे रहे थे ये मुझे। मैंने सिरात को एक दफ़ा फिर देखा, जो अभी भी उसी हालत में बैठे मोबाइल देख रहे थे। मैं ऐसा करती हूँ, चाचू को फ़ोन करती हूँ मुझे ले जाए। लेकिन सिरात को अकेला छोड़कर जाने को भी दिल नहीं था मेरा। एक दफ़ा उन्हें बोलने की हिम्मत करती हूँ, क्या पता मेरे कहने से उठ जाए। हिम्मत करती हुई मैं उनके पास जा खड़ी हुई। भूख की वजह से मेरी शक्ल भी अब रोने वाली बनी हुई थी। भूख वो वाहिद चीज़ थी जिस पर सब्र कुछ हद तक ही था। सिरात, मुझे घर छोड़ दे। वो नज़रें उठाए मेरी तरफ देखने लगे। हदीस, तुम ठीक तो हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप बहुत बेरहम हो। आपके अंदर दिल नहीं, कोई पत्थर रखा हुआ है। भूख ने मेरे गुस्से को तीली लगा दी थी। कब से आपका मुंह तके जा रही हूँ, लेकिन जिद और हठधर्मी तो आपकी रूह के अंदर समाई हुई है। सिरात, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरा मुंह बन गया था। मजीद कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रही थी मुझे। गाड़ी का कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैं अब आपके साथ नहीं आने वाली। हदीस, मैं उनकी सुने बगैर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। मेरा ख्याल है अब हमें सीधा घर ही जाना चाहिए, क्योंकि होटल में गए तो ऑर्डर देने के बाद फिर कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा, और घर में मामा खाना टेबल पर लगा चुकी होगी। मैं खामोशी से सारी बात सुनने में ही मगन थी, क्योंकि मेरा कुछ भी बोलने को दिल नहीं कर रहा था। बस सिरात पर बेहद गुस्सा आ रहा था, जो बड़े आराम से गाड़ी चलाने में मसरूफ़ थे। लेकिन शुक्र है कि उन्हें मेरी भूख का थोड़ा सा एहसास हो गया था। जो ही सिरात ने गाड़ी गेट के अंदर दाखिल की, मैंने फ़ौरन गाड़ी रुकवा दी। सिरात मेरी इस बचकाना हरकत पे मुस्कुराना शुरू हो गए। खैर, मेरा भी उनके साथ लड़ने का कोई इरादा नहीं था। मैं फ़ौरन गाड़ी से उतरी और घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ भागते हुए गई। अस्सलाम वालेकुम चाचू और चची जान मुझे देखते ही खुश हो गए। अस्सलाम वालेकुम चाचू और चची जान मुझे देखते ही खुश हो गए थे। एलिज़ा खाना टेबल पर लगा रही थी। चची जान, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। चाचू अपने बेटे को समझाए। सारा दिन काम में उलझाए रखा उन्होंने, लेकिन खाने का एक दफ़ा झूठे मुँह भी नहीं पूछा। मेरी जान, चलो पहले खाना खा लो, इसके बाद सिरात की क्लास लेती हूँ मैं। कोफ्ते देखकर मेरे मुंह में पानी भर गया। चची जान ने मुझे प्लेट में सालन निकाल दिया। मैंने अल्लाह का नाम लेकर खाना खाना शुरू कर दिया। अब मेरा सारा ध्यान खाने की तरफ ही था। जब तक मेरे पेट के अंदर खाना नहीं चला जाता, मैंने अपना ध्यान इधर उधर नहीं करना। सिरात भी गाड़ी खड़ी करके अंदर आ चुके थे। फ्रेश होने के लिए वो अपने कमरे में चले गए। चाचू प्लीज़ मुझे गाड़ी ला दे, मुझे कहीं भी नहीं आना जाना सिरात के साथ। लेकिन बेटा, क्यों नहीं आना जाना तुम्हें उसके साथ? कुछ कहा क्या उस नालायक ने? चाचू ऐसा तो ना बोले उन्हें, वो कहीं से भी नालायक नहीं है। लो भाई, तो बस बात ख़त्म।
मामला हल हो गया कि तुम सिरात के साथ ही जाओगी, जहाँ भी जाओगी। हाँ, वैसे सिरात को कुछ देर के लिए तंग करते हैं, भला उसका रिएक्शन क्या होगा। आप भी ना बस बच्चों के साथ बच्चे बन जाया करे। मैं और चाचू चची की इस बात पर हंसने लग गए थे। सिरात आ रहा है, चुप हो जाओ सब। क्यों भाई, मेरे आते ही इतनी खामोशी छा गई, जबकि 10 मिनट पहले बड़ी हंसी और कह कहो की आवाज़ें आ रही थी। मैंने खाना प्लेट में निकालते हुए हदीस की तरफ देखा, जो बड़े मुतमईन अंदाज में कोफ्तों के साथ इंसाफ कर रही थी। बाबा, और आप सुनाए, छुट्टियां कब ख़त्म हो रही है आपकी? बेटा, अगले जुमे को मेरी फ़्लाइट है। तुम्हारी माँ को भी कह रहा हूँ साथ चलने को, लेकिन वो मान नहीं रही। कहती बेटे को अकेले छोड़कर नहीं जाएगी। हाँ तो ठीक कहती है ना, वहाँ आप तो ऑफिस चले जाया करेंगे और मामा अकेली बोर हो जाया करेंगी। यहाँ मैं हूँ, घर में एलिज़ा है और हदीस भी तो कभी कभार आ जाती है। मैंने इस सारी गुफ्तगू के दौरान आंखें उठाकर सिरात की तरफ देखा। शुक्र है कभी कभार इस बंदे के मुंह पर मेरा भी नाम आ जाता है। मैं मुस्कुराते हुए फिर खाना खाने की तरफ मुतवज्जा हो गई। सिरात बेटा, हदीस को गाड़ी की ज़रूरत है, उसे एक गाड़ी ला दो। और जब तक उसकी गाड़ी नहीं आ जाती फातिमा, तुम हदीस को मेरी गाड़ी की चाबी दे दो। मेरी नज़रें सिरात की जानिब ही थी। वो खाना खाने के दौरान ही रुक गए थे। उनके चेहरे का रंग सुर्ख पड़ गया था, जैसे उनसे उनकी कोई कीमती चीज़ छीन कर ले गया हो। सिरात ने जो ही अपनी नज़रें ऊपर उठाई, मैंने जल्दी से अपने चेहरे का रुख चाचू की जानिब कर लिया। बाबा, उसे गाड़ी की क्या ज़रूरत है? हम दोनों एक ही जगह एक ही ऑफिस में जाते हैं, जिस वजह से मैं ही उसे पिक कर लेता हूँ। हाँ, अगर किसी को एतराज़ है मेरे साथ जाने का तो ठीक है, ऑफिस की गाड़ी हदीस को पिक कर लिया करेगी। इस दफ़ा मेरे भी चेहरे का रंग उड़ गया था। मैंने मासूम चेहरा बनाए चाचू को देखा। वो मेरी हालत से अंदाज़ा लगा चुके थे कि मामला कुछ ज़्यादा संजीदा हो गया है। चची जान खाने के बाद चाय बनाने चली गई थी। कुछ मिनट के बाद सिरात भी उठकर किचन की तरफ चले गए। मैं चाचू का मुंह देखने लग गई कि ये क्या खिचड़ी पका दी आपने। कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी परेशान मत होना। चाचू ने मुझे तसल्ली दी, जिस वजह से मैं मुतमईन होकर बैठ गई थी। चाय आ चुकी थी और चाय के फ़ौरन बाद मुझे घर पहुंचना था, क्योंकि आज बहुत थकन महसूस हो रही थी। आप लोग कभी मेरी तरफ भी चक्कर लगा लिया करें। सिरात के सामने चाचू और चची कहने से मैं बहुत परहेज़ करती थी। ऐसा करते हैं कि आपके फ्रांस जाने से एक दिन पहले आप सब खाना मेरी तरफ खाएंगे। ठीक है हदीस बेटा, डन हो गया। अब मुझे इजाज़त दे और मेरी गाड़ी की चाबी भी दे दे। मैं चाचू के आगे हाथ फैलाए खड़ी हो गई थी। फातिमा, चाबी ला दो मेरी बेटी को। चची जान चाबी लाने के लिए उठ गई थी। सिरात के बाबा, वहाँ तो गाड़ी की चाबी नहीं है। मैं और चाचू हैरान कुन नज़रों से चची जान का मुंह देखने लगे। ये कैसे मुमकिन है? मामा के घर के अंदर से चाबी गुम हो जाए। सिरात ने भी बात करने में हिस्सा डाला, लेकिन वो अंदर से मुतमईन थे। एक दफ़ा फिर देखो जाकर, वहीं कहीं होगी, किसी टेबल वगैरह पर पड़ी होगी। मैंने हर तरफ देखा है, लेकिन कहीं भी नहीं मिली। अच्छा कोई बात नहीं, कौन सा दूर है, मैं अभी पैदल चली जाऊंगी। चाबी जब मिल जाए आप मुझ तक पहुंचा देना। सिरात के हाथ मैंने आखिरी फिक्रा तंज़िया लहजे में छोड़ा। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ। चाचू और चची को अल्लाह हाफिज़ कहते हुए मैं बैरूनी गेट की तरफ बढ़ी। चाचू सिरात को डांटने वाले अंदाज में कह रहे थे कि जाओ हदीस को घर तक छोड़ कर आओ। चाचू की आवाज़ मेरे कानों तक टकराई थी। हदीस, मेरी बात सुनो, रुको तो सही प्लीज़। या तो हो कि या कहो कि मैं तुम्हें घर छोड़ने से इनकार करता हूँ। मैं हर हाल में तुम्हें लेने भी जा सकता हूँ और छोड़ने भी। फिर तुम क्यों मेरे साथ इतना रूखा लहजा रखती हो? मैंने कुछ पल को रुक कर सिरात की तरफ देखा। यहाँ मेरा गुस्सा करना बिल्कुल जायज़ है कि नहीं? आप ही बता दें मुझे, क्योंकि आप अगले पर इल्ज़ाम अच्छा लगाते हो। और प्लीज़ चले जाए वापस। मैं अकेले घर जा सकती हूँ, मुझे किसी का कोई डर नहीं। मैं नहीं जाऊँगा वापस, तुम्हें खैर ऑफिस से घर छोड़ दूँगा। उसके बाद मैं भी चला जाऊँगा वापस। मैं इतनी तेज़ चलने के बावजूद भी सिराज से पीछे रह जाती, और वो इतनी आहिस्ता चलते हुए भी बार बार मुझसे आगे पहुँच जाते थे। मुझे लगता है तुम थक गई हो, अगर कहो तो मैं तुम्हें उठा सकता हूँ। वो शरीर लहजे में बोलते हुए मुझसे थोड़ा आगे चलने लगे। उनकी इस बात पर मेरे लबों पर मुस्कुराहट लाजमी थी, लेकिन मैंने महसूस नहीं होने दिया अपनी मुस्कुराहट को। नहीं जी, ऐसी भी कोई बात नहीं, मैं नहीं थकती। वैसे भी मेरी ट्रेनिंग इतनी थकी हुई नहीं है कि थोड़ा सा पैदल चलने पर ही थक जाऊं। अच्छा, तो फिर ऐसे करते हैं, दौड़ लगाते हैं। वैसे भी रोड साफ है। मैंने भी शौक़ी में आकर सिरात की इस ऑफ़र को आसानी से कबूल किया। मैंने बैग को अच्छे से कंधे पर डालकर बाजू के नीचे से निकाल लिया, ताकि उसके गिरने का खतरा ना हो। सैंडल उतार लो।
नहीं, इन्हें उतारने की ज़रूरत नहीं, मैं इन्हें पहनकर भी दौड़ सकती हूँ। हम दोनों इकट्ठे एक जगह पर खड़े हो गए। तैयार हो? मैंने सामने देखते हुए इस बात में सर हिलाया। ओके, 1 2 3 एंड गो। सिरात के गो करते ही हम दोनों ने भागना शुरू किया। सिरात के घर से मेरे घर का फासला तकरीबन 1 किलोमीटर था और ये स्ट्रीट बिल्कुल सीधी 1 किलोमीटर ही थी। इस स्ट्रीट के ख़त्म होते ही बिल्कुल साथ वाली स्ट्रीट से हमारा एरिया शुरू हो जाता था। सिराज जानबूझकर मुझसे पीछे रह जाते और किसी वक्त वो मुझसे आगे हो जाते। तकरीबन 30 मीटर का फासला बाकी रह गया था और सिराज फिर भी मुझसे पीछे रह गए। स्ट्रीट की टक्कर पर पहुंच स्ट्रीट के नुक्कड़ पर पहुंचते ही मैंने पीछे मुड़कर देखा। मैं मुस्कुराते हुए सिराज को शिकस्त देने वाले चेहरे से देख रही थी और आगे की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। हदीस, ध्यान से। सिराज के इतना कहने की देर थी कि मेरा पाँव एक पत्थर से टकराया और मैं सीधी ज़मीन पर जा गिरी। सिराज परेशानी की हालत में मेरी तरफ भागते हुए आए। हदीस, तुम ठीक हो? मेरे बाजू ज़मीन की रगड़ से छिल गए थे। मुझे गिरते हुए देखकर सिराज अपने आप को कोसना शुरू हो गए थे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सिराज मुझे सहारा देकर उठाते हुए बहुत परेशान हो गए थे। मैं उठते हुए एक दफ़ा लड़खड़ा गई थी क्योंकि मैं पाँव पर वज़न नहीं डाल पा रही थी। सिराज में पाँव पर वज़न नहीं डाल पा रही। सिराज ये सुनकर और परेशान हो गए थे। हदीस, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो। सिराज ने मेरा हाथ जो अपने हाथ में पकड़ रखा था बेध्यानी में उसे अपने लबों से लगाते हुए ये बोले जा रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो। सिराज के अंदर का प्यार देखकर मैं अपनी चोट भी भूल गई। उनकी खामोश मोहब्बत मुझे आज सब कुछ कह गई थी। सिराज, अपने आप को कसूरवार मत ठहराइए। मैं भी इस खेल में बराबर की शरीक थी। तुम चुप करो। तुम्हें किसने कहा है कि बोलो? उन्होंने मुझे डांटते हुए चुप करवा दिया। चलो इस बेंच पर बैठो और मैं पापा को कॉल करता हूँ गाड़ी लेकर आए ताकि अस्पताल जाकर तुम्हारा पाँव दिखा सके। चल लोगी या मैं उठा कर ले जाऊँ? वो मेरी तरफ देखते हुए मुझसे हम कलाम हुए। मैंने मुस्कुराते हुए वही पहले वाला जवाब दिया कि मैं नहीं चल लूँगी। बहुत ज़िद्दी हो तुम। मैं सर झुकाए हुए सिराज का सहारा लिए बेंच तक पहुंची। वो मुझे बेंच पर बिठाकर चाचू को फ़ोन करने लगे और मैं दुनिया जहां को भूलकर, यहाँ तक अपने ज़ख्मों और चोट को भी भूलकर सिराज के उन लफ्ज़ों में डूब गई थी। हदीस, मेरी जान, उन ज़ख्मों के साथ साथ ये रात मेरी ज़िंदगी की एक बहुत खूबसूरत रात थी जिसे मैं कभी भूलना नहीं चाहूँगी। सिराज के कहे हुए लफ्ज़ फूलों की खुशबू की तरह फैलते जा रहे थे और मेरे कान उन लफ्ज़ों को सुनकर बहुत खुश थे। जब गिरी थी तब दर्द इतना महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन अब मेरा पाँव भी सूज गया था और दर्द भी बहुत हो रहा था। शुक्र है हड्डी टूटने से बच गई है, लेकिन मांस को अच्छी खासी दब लग गई थी जिस वजह से ये कुछ दिनों तक चल नहीं पाएगी। बेहतर रहेगा कि एक दफ़ा हफ्ते तक ये इस पाँव पर वज़न ना डालें और चलने फिरने से परहेज़ करें। अगर उन्होंने परहेज़ ना किया तो उनके पाँव की सूजन खत्म नहीं होगी और पाँव भी दर्द से चल रहेगा। डॉक्टर चाचू और सिराज को एहतियाती तदाबीर बता रहे थे और वो दोनों बड़े तहम्मुल से तदाबीर सुनने में मस्त थे। मिस हदीस, आपका ये पाँव पहले एक दफ़ा फ्रैक्चर हुआ है? जी डॉक्टर, पाकिस्तान में ट्रेनिंग के दौरान मेरे साथ ये वाक़या हो चुका है। तब मेरी हड्डी टूट गई थी। जी बिल्कुल, आपके पाँव का एक्सरा देखकर मैंने इस बात का अंदाज़ा लगाया है, इसीलिए कहा कि बहुत ज़्यादा एहतियात करिएगा। अगर आपने बदपरहेज़ी की तो हड्डी फिर से फ्रैक्चर होने का ख़तरा है क्योंकि बिल्कुल पहले वाली जगह पर ही आपको मोच आई है। यहाँ एसी हर वक्त ऑन होते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि पाँव को गर्म रखें। और ये एक दवाई क्रीम लिख कर दे रहा हूँ, सुबह शाम पाँव पर इसका मसाज लाजमी करें। डॉक्टर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले। मैंने इस बात में सर हिला दिया। डॉक्टर अपने मशवरे देकर जा चुका था। मैं नीचे उतरने के लिए बेड से पाँव टटका कर बैठ गई। सिराज कुछ भी नहीं बोल रहे थे। वो मुसलसल पिछले 1 घंटे से खामोश थे और मुझे उनकी खामोशी काट खाने को दौड़ रही थी। अब हमें घर चलना चाहिए, घर में आंटी परेशान हो रही होगी। हदीस बेटा, अब ऐसा करते हैं कि तुम हमारे साथ घर चलो, वहाँ सब तुम्हारी देखभाल कर सकेंगे। अपने घर अकेली कैसे रहोगी? अंकल, आप परेशान ना हो, मैं रह लूँगी। सिराज के सामने चाचू को अंकल कहना हमेशा मेरे लिए मुश्किल तरीन मरहला होता था और चची जान को आंटी कहना, उफ, ये सब कब तक चलेगा? मैं दिल में ही सोच कर रह गई। हदीस बेटा, जिद नहीं करते, चलो हमारे साथ घर चलो। अंकल नहीं, प्लीज़ आज मुझे घर जाने दें, कुछ ज़रूरत का सामान ले लूँ, फिर कल इंशाल्लाह आपकी यहाँ आ जाऊँगी। बाबा रहने दे, करने दे इसे अपनी मर्जियाँ। शुक्र है
चाहे गुस्से में ही सही, लेकिन सिरात ने बोलने को लब तो खोले। बाबा, ये आप फार्मेसी से दवा ले आए, मैं हदीस को गाड़ी तक ले आता हूँ। सिरात मुझे व्हील चेयर पर बिठाकर गाड़ी तक ले आए थे। अपने सहारे से उठाकर मुझे गाड़ी के अंदर बिठा दिया। सिरात के कलोन की खुशबू मैं पहले दिन से ही असीर थी और आज उसे इतने करीब से सूंघने का इत्तेफाक भी हो गया था। पता नहीं क्यों सिरात मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे, लेकिन उन्होंने एक दफ़ा भी मुझे बैकव्यू मिरर से पीछे नहीं देखा था। शायद वो मेरी वजह से ज़्यादा परेशान थे, या फिर उनके घर ना जाने की वजह से मेरे साथ वो नाराज़ हो गए थे, या कोई और बात नहीं। मैं घर से कुछ कपड़े और ज़रूरत का सामान लेकर चाचू के घर ही चली जाती हूँ। शायद वो मेरे इस सरप्राइज़ से खुश हो जाए। मैं कुछ सामान के साथ चाचू लोगों के साथ ही घर आ गई थी। चची जान ने मेरे लिए पहले से ही कमरा साफ करवा दिया था। हम जिस वक्त से घर वापस आए थे, सिरात मेरी नज़रों से कहीं ओझल थे। चाचू और चची जान मेरे पास ही बैठे थे। हदीस, आज मुझे अब्बा जी की बहुत याद आ रही है। चाचू, मैं आपकी बात करवा दूं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उनके साथ आमने सामने होकर मिले। अगर आप अभी कॉल पर बात करेंगे तो दादाजी का रूठना और आपका उन्हें मनाना, ये सब कुछ हकीकत में होगा तो आपको राहत भी मिलेगी। फ़ोन पर आपके दिल में एक ठेस सी रहेगी कि पता नहीं अब्बा जी राज़ी हुए भी कि नहीं। हाँ, मैं एक काम कर सकती हूँ, उनकी आवाज़ आपको सुना सकती हूँ। मैं पाकिस्तान फ़ोन करती हूँ। हदीस बेटा, पहले हल्दी वाला दूध पी लो, उसके बाद बात कर लेना। पाँव के दर्द में थोड़ी कमी हो जाएगी। ये नुस्खा मुझे भाभी ने ही दिया था और वाकई ये देसी नुस्खा बहुत अच्छा है। चलो जी, एक दादा को और बाबा को याद कर रहे हैं और आप अम्मी को याद करना शुरू हो गई है। चची जान मेरी इस बात पर मुस्कुरा दी थी। मुस्कुराते हुए प्यारी भी बहुत लगती थी। अभी तो पाकिस्तान में काफ़ी वक्त हो गया है, सब सो गए होंगे, इसलिए सुबह ही फ़ोन करेंगे। और मेरा ख्याल है अब हमें भी चलना चाहिए, तुम भी आराम कर लो। चाचू और चची मुझे प्यार से गले लगाते हुए कमरे से चले गए थे। मेरी आंखों को सिरात का इंतज़ार था। पता नहीं उन्हें क्या हुआ है, क्यों वो इस तरह बर्ताव कर रहे थे। मुझे याद आया कि अभी तो पाँव पर बाम का मसाज भी करना है। मैं वो शॉपर ढूंढने लगी जिसमें दवाइयाँ थी, लेकिन शॉपर काफ़ी दूर टेबल पर पड़ा हुआ था। मैं कोशिश करके उठने में कामयाब हो गई। पाँव की सूजन अभी भी बरकरार थी। मैंने एक कदम अभी उठाया ही था कि लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी, तकरीबन गिर ही जाती अगर एक मजबूत बाजू की गिरफ्त में ना आ जाती। सिरात ने मुझे मजबूती से थाम लिया था। हदीस, तुम बिल्कुल एक लापरवाह लड़की हो। तुम्हें अपने साथ इसलिए नहीं लेकर आया कि उठकर खुद काम शुरू कर दो। बंदा किसी को आवाज़ दे लेता है। डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर की बातों की समझ नहीं आई या जानबूझकर ऐसा कर रही हो? सिरात ने मुझे बेड पर बिठाते हुए अच्छी खासी सुना दी थी। मैं वो शॉपर क्या शॉपर शॉपर लगाई हुई है? आप तो मुझे बातें तब सुनाओ ना, अगर उस वक्त के आप मेरे पास बैठे हो। जब से घर आए हैं पता नहीं आप कहाँ गायब हो। फिर मैं अपने काम खुद ही करूँगी ना। नमाज़ पढ़ रहा था। नमाज़ पढ़ने के बाद एक इम्पॉर्टेंट अहम कॉल सुनने गया था। हाँ तो ठीक है, आपको कौन सा किसी ने रोका है फ़ोन सुनने के लिए? आप जाए अपनी अहम कॉल सुने और मुझे मेरे काम करने दें। सिराज शॉपर उठाकर ले आए, बाम का ढक्कन खोलकर मेरे पाँव के पास ले आए। ये आप क्या करने लगे हैं? तुम्हें पता लग जाएगा क्या करने लगा हूँ। नहीं, मैं आपको अपना पैर नहीं पकड़ने दूंगी और दवा भी मैं खुद ही लगा लूँगी। आप सो जाएं जाकर, सुबह से उठे हुए हैं। एक लफ्ज़ भी उसके आगे मत बोलना। बिल्कुल खामोश होके बैठ जाओ, होठों पर उंगली रख के। मैं खामोशी से बैठ गई। सिराज ने मेरे पैर पर दवा लगाकर कुछ देर मसाज किया और एक जुराब लेकर मेरे पैर पर डाल दी ताकि पाँव गर्म रहें। मैं सिरात को देखते हुए दिल में उनसे मुखातिब हुई। सिरात, आप यही चाहते हो कि मैं आपकी दीवानी हो जाऊं? तो आप खुश हो जाए। मैं सच में आपकी दीवानी हो गई हूँ। मुझे मोहब्बत हो गई है आपसे। सिरात, मुझे मोहब्बत है आपसे। वो मेरे ऊपर कंबल ओढ़ाते हुए बोले। कुछ कहा क्या? मैंने आंखें बंद करते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। सिरात मेरे सिरहाने की तरफ बैठकर मेरा सर दबाने लगे। सिरात, अभी नाम मेरे मुंह के अंदर था। उन्होंने मुझे एक दफ़ा फिर खामोश करवा दिया। मैं सिरात को सोचते हुए गुनूदगी में चली गई और जल्द ही मुझे नींद आने लग गई। दादाजी ने सुबह उठने का जो मेरा मामूल बना दिया हुआ था, वो भला कैसे बदल सकता है? मुझे रूटीन के मुताबिक 5 बजे जाग आ गई थी। नमाज तो बहरहाल मुझे पढ़नी थी।
बेशक बैठकर ही क्यों ना पढूं। बाजुओं के सहारे से मैं उठकर बैठने लगी तो मेरा सर किसी चीज से टकराया। मैंने ध्यान सिरहाने की तरफ किया तो शॉक्ड रह गई। सिरात अपना सर मेरे सिरहाने के पास रखे हुए बड़े मजे की नींद सो रहे थे। ये रात के इध ये रात के उधर ही उधर बैठे बैठे सो गए। ऐसे तो थक गए होंगे। सिरात की पेशानी पर आए हुए उनके बिखरे बाल कितने भले लग रहे थे। वो ऐसे सोए हुए किसी मासूम बच्चे की मानिंद लग रहे थे। सिरात को कैसे जगाऊं? मैं अपना हाथ उनके सर तक लेकर जाती और फिर वापस लेकर आती। मेरा दिल कह रहा था पेशानी पर आए उनके बिखरे हुए बालों से खेलूं, उनके बाल सहलाऊं, लेकिन उनके उठने का डर था। लेकिन उन्हें उठना भी तो है। झिझक महसूस करते हुए आखिरकार मैंने उनके बालों को छू लिया। उनके नर्म मुलायम ब्राउन रंग के बाल उस गोरे चिट्टे लड़के पर बहुत जचते थे। दादा जान बाबा से भी उनकी शक्ल अच्छी खासी मिलती थी। मैं उनके बाल संवारने के साथ उनकी शक्ल देखकर मुआयना करने में लगी हुई थी कि शक्ल के लिहाज से वो घर के कौन कौन से फर्द पर गए हैं। वो जिस पर भी थे बहुत खूबसूरत थे। उन्हें शायद मेरे हाथ का लम्स महसूस हो गया था, इसलिए वो उठ गए थे। मैंने अपना हाथ फौरन पीछे किया ताकि उन्हें मेरी बचकाना हरकत का पता न चले। खैर पता तो उन्हें चल गया होगा। उठ गई तुम? मुझे देखते हुए उन्होंने सवाल किया। जी मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए उठे हुए। अरे 10 मिनट से उठी हो और मुझे जगाया भी नहीं। मैंने सोचा आप सो रहे हैं, डिस्टर्ब ना हो जाए। वैसे भी आप सारी रात यहाँ सोए रहे, थक गए होंगे। जाए नमाज पढ़कर अपने कमरे में जाकर सो जाए और जाते हुए आंटी को भेज दे मेरे कमरे में। क्यों? मामा को क्यों भेज दूँ? मुझे उनसे काम है। मुझे बताओ क्या काम है? नहीं प्लीज़ आप आंटी को भेजें। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बुलाने जाऊँगा मामा को। और काम भी तुम मुझे कहो, मामा को नहीं। उफ़ अल्लाह! सिरात आप कितने ज़िद्दी हो सच में। अच्छा अगर मैं ज़िद्दी हूँ तो तुम ज़िद्दी बनने की कोशिश ना करो, बल्कि मुझे ही बता दो क्या काम है। अच्छा वो व्हील चेयर ले आए और मुझे वॉशरूम तक ले जाए। मैंने फ़्रेश होना है, वज़ू करना है और फिर नमाज़ पढ़नी है। इतने से काम के लिए मामा को बुला रही थी पागल लड़की। सिरात व्हील चेयर कमरे में ले आए थे। सहारा देकर उन्होंने मुझे चेयर पर बिठाया और वॉशरूम तक ले गए। सिरात की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। मुझे लगता है वो सारी रात नहीं सोए होंगे। मैंने फ्रेश होकर वज़ू किया। जब बाहर आई तो सिरात कमरे में मौजूद नहीं थे। वो भी शायद नमाज़ पढ़ने चले गए होंगे। मैंने दिल में उनके लिए ढेरों दुआएं की और नियत करते हुए नमाज शुरू कर दी। चची जान और चाचू मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल रखने की सारी जिम्मेदारी सिरात ने खुद उठाई हुई थी। वो मेरी हर एक चीज़ का ख्याल रख रहे थे। वक्त पर खाना खिलाना, उठना बैठना, सोना, पैर पर दवाई लगाना, उनका इस तरह मेरा ध्यान रखना मुझे उनका और ज़्यादा असीर बना रहा था। कहीं वो भी तो नहीं जान गए कि मैं उनकी कज़िन हूँ, उनके सगे ताया की बेटी? नहीं, ऐसा फ़िलहाल तो मुमकिन नहीं है। या वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं? मोहब्बत नाम से मेरे अंदर रोशनी के दीप जलने लगे थे। शायद हो भी सकता है। मेरे दिल से आवाज़ आई और इस आवाज़ से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। नाश्ता करने के बाद सिरात ऑफिस जाने के लिए उठ गए। वो चची और चाचू को अल्लाह हाफिज़ बोलते हुए मेरे करीब आए और बड़े तहम्मुल से बोले, परेशान मत होना, मैं जल्दी आ जाऊंगा वापस। मुझे उनसे ऐसी बात करने की तौका नहीं थी। मैं हैरान होने के साथ शर्मा सी गई थी। चाचू मेरी इस हरकत पर मुस्कुरा दिए और किसी गहरी सोच में चले गए। सिरात वाकई जल्दी ऑफिस से आ गए थे, नहीं तो हम रोज़ रात के 9 बजे घर वापस आते थे। लेकिन आज वो मगरिब से पहले वापस आ गए थे। हम लोगों ने डिनर इकट्ठे किया। डिनर के बाद फैसला हुआ कि रात की हवा लेने के लिए पार्क में चलते हैं। पार्क हमारे एरिया के अंदर ही मौजूद था। ये प्लान खुसूसी मेरे लिए बनाया गया था। 2 दिन से बाहर की ताज़ा हवा जो नहीं ली थी और ऊपर से मेरा चलना फिरना भी मुश्किल था। घर को लॉक करते हुए हम सड़क पर आ गए। चाचू और चची जान दोनों अपनी दुनिया में मस्त हमारे आगे चल रहे थे। सिरात मुझ बुढ़ी को चेयर पर बिठाए अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे रहे थे। सिरात आज 3 दिन तो हो गए तकरीबन, इसलिए मुझे अब चलने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं अभी 1 वीक नहीं हुआ। पूरा 1 वीक तुम्हें मुकम्मल बेड रेस्ट करनी है। इसके बाद कोशिश करना चलने की, लेकिन हफ्ते से पहले ऐसा करने का सोचना भी मत। सिरात ने डांट कर मुझे चुप करवा दिया। मैंने भी ज़्यादा बहस करने से गुरेज की। हफीज़ सर तुम्हारा हाल अहवाल पूछ रहे थे, कह रहे थे कल शायद आएंगे अपनी अम्मी के साथ तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करने। वैसे हफीज़ सर के भाई की शादी पर भी मैंने नोट किया था कि उनकी अम्मी तुम्हारे साथ बहुत अटैच हो रही थी।
तो इसमें क्या हर्ज है, माएँ सबकी एक जैसी ही होती है, प्यार करने वाली। हाँ लेकिन, क्या लेकिन सिरात? मैंने उन्हीं के अंदाज में उन्हें छेड़ते हुए कहा। मैं समझ रही थी कि वो बात का रुख किस तरफ लेकर जा रहे हैं, लेकिन आज मैंने भी उन्हें मुकम्मल तंग करने की ठान ली थी। नहीं, मेरा मतलब नहीं, तुम समझ नहीं रही। अच्छा, अगर मैं आपका मतलब नहीं समझ रही तो आप मुझे समझाए ना, क्योंकि हफीज़ सर के छोटे भाई की शादी हो गई है और ये उनसे बड़े हैं। बड़े हैं तो क्या हुआ, हाँ बताए। क्यों, कहीं लिखा है कि बड़ों से पहले छोटों की शादियाँ ममनू है? अगर ऐसा कुछ है तो जेल के अंदर करते हैं उन्हें। तुम मेरी बात को सीरियस लेने की बजाय मजाक में क्यों लेकर जा रही हो? अच्छा, मैं अब मजाक नहीं करती। आप मुझे अच्छे से समझाए कि क्या कहना चाह रहे हैं आप। मैं ये कह रहा था कि हफीज़ सर के घर वाले उनके पीछे पड़े हुए हैं कि वो कहीं भी शादी के लिए हाँ नहीं कर रहे, क्योंकि सर का कहना है कि उन्हें कोई ऐसी मिली नहीं जो उनको समझ सके और उनके दिमाग को पढ़ सके। हाँ तो इसमें क्या हर्ज है? उनकी ज़िंदगी है, वो अपनी ज़िंदगी के सारे इख्तियार रखते हैं। ये उनका हक है। जब उन्हें कोई ऐसी मिलेगी कि वो उन्हें समझ सके तो मुझे यकीन है फिर वो हाँ करने में भी देर नहीं करेंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं आप? मैं फिर से तंग करने का सिलसिला जारी कर रही थी। कहीं आंटी को, मतलब उनकी अम्मी को तुम तो पसंद नहीं आ गई? मैंने अपना मुंह पीछे करते हुए ऊपर की जानिब देखा और देखते ही गुस्सा होने वाले अंदाज में बोली, ला हौल वला कुव्वता। सिरात, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको एक दफ़ा भी शर्म ना आई ऐसी बात करते हुए? मैंने अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ था और खुशी इस बात की थी कि उनके अंदर एक डर है कि कहीं मैं उनसे दूर ना हो जाऊं। ऐसी बात ना जहन में लाए। आंटी का मेरे इतने करीब आने के पीछे भी एक वजह है। कैसी वजह? सिराज एक बार फिर परेशान दिखाई देने लगे। ये वजह मैं अभी क्यों बताऊँ आपको? इस वजह की अगर हाँ हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। कैसी खुशी, कैसी वजह, कुछ तो बताओ हदीस। सिरात का रंग फीका पड़ गया था। उनकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी, लेकिन मैंने उन्हें बताने से इनकार कर दिया था। सिरात, कल आंटी और सर घर पर आएंगे तो सब कुछ आपको खुद ही पता लग जाएगा। मैं सिरात के चेहरे से इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकती थी कि वो कितने परेशान हो गए हैं। कोई नहीं, एक दिन की ही बात है, मैंने दिल में सोचते हुए कहा। पार्क में काफ़ी रौनक थी। हम लोग कुछ देर बैठकर बातों में मसरूफ़ रहे। फिर एकदम से मेरे दिल को कुछ महसूस होने लगा। वही दिमाग के अंदर बजती हुई घंटियाँ। सिरात की तरफ मेरी नज़र गई तो उनके चेहरे का रंग भी फीका पड़ चुका था। हदीस बेटा, तुम दोनों बैठकर बातें करो। मैं और तुम्हारी चची पार्क का एक चक्कर लगा आते हैं। वो दोनों उठकर जा चुके थे। जो ही चाचू चची जान उठकर गए, सिरात फ़ौरन मेरे करीब आए और बोले, तुम ठीक हो? मैं हैरान हुई कि सिरात को याद हो चुका है मेरी ऐसी हालत के बारे में। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? उस दिन तो मैंने खुद बताया था, लेकिन आज उन्हें कैसे खबर हुई? सिरात, मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको एक दफ़ा एहतियातन पार्क का राउंड लगाना चाहिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। हमें कोई सबूत मिल सकता है, कोई मुखालिफ खुफिया एजेंट मिल सकते हैं। सिरात भी उठकर चले गए थे। मुझे परेशानी तो बहुत लग गई थी, लेकिन हर काम का एक मुकर्ररा वक्त होता है। हम जितनी भी जल्दी करें किसी काम को करने के लिए, लेकिन वो अपने वक्त से पहले कभी नहीं होगा। उल्टा जल्दी में हम नुकसान ही उठाएंगे। मैंने बेहतरी की दुआ की। इस वक्त मुझे किसी के रोने और सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, पर मुझे कुछ समझ नहीं आई कि रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि आवाज़ बहुत धीमी थी। लेकिन इसके बावजूद मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने कुछ फासले पर देखा। मेरे बिल्कुल सामने एक घने से पेड़ के नीचे बेंच पर बैठा हुआ एक 19-20 साल का लड़का रो रहा था। वो अपना चेहरा हाथों में छुपाए रोए जा रहा था। यहाँ हर कोई अपनी दुनिया में मस्त था। किसी को क्या लगे इस बात से कि कोई क्यों रो रहा है या कोई क्यों हंस रहा है, लेकिन मैं एक ऑफिसर थी और मेरा फ़र्ज़ बनता है किसी की मदद करना या किसी की मजबूरी को समझना। क्या पता उसे कोई मसला हो, या क्या पता वो किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हो। अब उस तक मैं कैसे जाऊँ? सिराज चेयर की ब्रेक लगा गए थे ताकि कुर्सी किसी ऊंची नीची ढलान से खिसक ना जाए अपनी जगह से। मेरे पास 2 अरबी लड़कियां गुजर रही थी। अरबी तो मुझे आती नहीं थी, लिहाजा इंग्लिश बोलनी पड़ी, और इंग्लिश तो कॉमन ज़बान है, कोई भी उसे आसानी से समझ सकता है। प्लीज़ मेरी चेयर उस बेंच के करीब ले जाए। वो मुस्कुराते हुए मुझे बेंच के करीब छोड़ गई थी। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। वो लड़का अभी भी उसी तरह ज़ारो कतार रो रहा था। शायद वो अपने दुख में इतना मगन था कि उसे खबर ही नहीं हुई कि कोई उसके पास आया है। मैंने खुद ही उसे पुकारा, सुनो।
वो मेरे पुकारने पर मेरी तरफ देखने लगा। वो पाकिस्तानी ही था। सुनो, मैं कब से देख रही हूँ तुम मुसलसल रोए जा रहे हो, कोई परेशानी है? वो अपने आंसू पोंछते हुए बोला। नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ है। अच्छा, तो तुम इसलिए रो रहे हो कि अल्लाह तुमसे नाराज़ है? इसलिए? जी, मैं इसीलिए रो रहा हूँ। तुम अल्लाह के लिए रो रहे हो? मैंने एक दफ़ा फिर उससे सवाल किया। उसने आंसू रोकते हुए इस बात में सर हिलाया। अगर तुम अल्लाह के लिए रो रहे हो तो वो तुमसे नाराज़ हो गया है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो तुमसे नाराज़ है? क्योंकि मैंने बहुत ही गलत काम किए हैं। अच्छा, किस तरह के गलत काम किए हैं, मुझे भी बताओ। वो थोड़ी खामोशी के बाद बोलना शुरू हुआ। चोरी, डाके डालना, लड़कियों की इज्जतें पामाल करना, क्लब में जाकर लड़कियों के साथ नाच गाने करना। मैंने दुनिया का कोई बुरा काम नहीं छोड़ा। अच्छा, तो अपने इन बुरे कामों का तुम्हें एहसास कैसे हुआ? एहसास तब हुआ जब मेरे बुरे साथी ही मेरे घर तक आ गए। मैं 5 बहनों का इकलौता भाई हूँ। मेरी पैदाइश सऊदीया की है। अब्बू की वफ़ात के बाद सऊदीया में हमारा रुकना मुश्किल हो गया था क्योंकि मैं अभी बहुत छोटा था। वैसे भी मेरी बहनें बहुत पढ़ लिख गई थी और अब्बू हमारे लिए बहुत जायदाद इकट्ठी कर गए थे अपनी ज़िंदगी में ही। पाकिस्तान आने के बाद मैंने जवानी में कदम रखा तो मेरी अकेली माँ और बहनों को देखकर मुझे अच्छी सोहबत में जाना चाहिए था, लेकिन मैं बुरे लोगों में उठने बैठने लग गया। जुए खेलने की लत ऐसी लगी कि बाद शर्तों तक आने लगी। मेरी माँ को नहीं पता था कि मैं ये सब कुछ करता फिर रहा हूँ। वो बस मुतमईन थी कि मेरा लायक पुत्र पढ़ रहा है। बड़ी दो आपियों ने जॉब करना शुरू कर दी थी। उन दोनों की जॉब अच्छी थी, घर में मज़ीद पैसा आने लगा, लेकिन कोई भी मुसीबत पूछ कर नहीं आती। मैंने जैसे तैसे इंटर का इम्तिहान पास कर लिया। मुझे किसी वक्त में इंजीनियर बनने का बहुत शौक़ था। ये शौक़ आज भी बरकरार है, लेकिन वक्त कभी किसी का नहीं हुआ। मैंने कोई कंप्यूटर क्लासेस नहीं ली, ना कोई कंप्यूटर कोर्स किया। मेरे अंदर कुदरती अमल ऐसा है कि मैं कंप्यूटर का बहुत बड़ा माहिर हूँ, जिस वजह से यहाँ दुबई में मुझे आसानी से जॉब मिल गई। मैंने एक बार फिर उस लड़के को रोका नहीं था, बस मैंने उसे बोलने दिया। शायद इस तरह बताने से ही उसके दिल का बोझ हल्का हो जाए। उसने बात जारी रखी। मैं घर की हर चीज़ जुए में हार चुका था। होश तब आया जब बात मेरी माँ बहनों तक पहुँची और मेरी अंदर की गैरत भी जागी। नशा जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और सोहबत भी अगर बुरे लोगों की हो तो किस्मत का बेड़ा गर्क करके रख देती है। माँ को तब पता चला जब एक एक करके घर की चीज़ें गायब होने लग गई। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं अपनी माँ के गले से ज़बरदस्ती सोने का लॉकेट उतार कर ले गया। माँ ने बहुत रोका, लेकिन मैंने अपनी माँ को चारपाई पर धक्का दिया और उसके गले से वो लॉकेट उतार कर भी ले गया, जो मेरे बाप की आखिरी निशानी बची थी। मेरी माँ के पास वही एक लॉकेट था, बाकी तो मैं सब कुछ जुए में जा हार चुका था। माँ को धक्का देते हुए लॉकेट उतारा और घर से ऐसे नशे की हालत में धुत निकला कि मुड़कर भी ना देखा कि माँ को धक्का दिया है, कहीं उसे चोट तो ना आ गई हो। उसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट शुरू हो गई थी। वो अपनी कहानी सुनाते हुए मुसलसल रोए जा रहा था, लेकिन मैंने उसे चुप नहीं करवाया। मैंने उसे बोलने दिया। वो अपने अंदर का गुबार निकालने लगा तो ही उसे सुकून मिलेगा, वरना वो ऐसे ही बेचैन रहेगा। शुरू के दिनों जो जीतता तो नशा कर लेता, फिर बाद में हारता रहा और हारता ही गया। जब मेरे पास कुछ ना बचा तो वो लोग ही अपनी नीयत ख़राब किए बैठे थे। वो मुझे अपने हमराह ढकेलते हुए ले गए। रात का 1 बजा था जब उन्होंने मेरे घर का दरवाज़ा पीटना शुरू किया। मैं उस दिन भी नशे में ज़रूर था, लेकिन होश में भी था। दरवाज़ा मेरी माँ ने खोला था। वो लोग मेरी माँ को भी तंग करना शुरू हो गए। मैं अकेला बहुत कमज़ोर था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उन्हें रोकता और कोसता रहा, लेकिन वो घर के अंदर जा घुसे। अरे बिलाल, इतनी प्यारी माँ को भी तुमने छुपा रखा है। माँ इतनी प्यारी है तो तेरी बहनें तो उफ कयामत होगी। कमीने, अपनी ज़बान को लगाम दे। मैंने उसे ज़ोर का धक्का दिया और वो दीवार के साथ जा टकराया। दूसरे लड़के ने मुझे मजबूती से पकड़ लिया और वो लड़का मेरे पेट में मुक्कों की बरसात करने लगा। उसने मुझे इतने घूंसे मारे कि मैं तकलीफ से चिल्ला उठा। मेरी माँ हमेशा की तरह मेरी ढाल बनकर खड़ी हो गई। उस दिन मेरे मुंह से ये अल्फाज निकले, या अल्लाह मेरी मदद कर। अल्लाह को पुकारने के बाद होश आया कि मैंने अल्लाह का जिक्र तो दूर की बात, कभी नाम तक नहीं लिया था। माँ और बहनों को नमाज पढ़ते और कुरान पाक की तिलावत करते ज़रूर देखा था। मेरी माँ को पीछे ढकेलते हुए वो अंदर की तरफ बढ़े। मुझे वो बहुत
मुझे वो बहुत पीट चुके थे। मैं नीम बेहोशी की हालत में बस यही पुकारता रहा, अल्लाह मेरी मदद करो, अल्लाह मेरी मदद करो, मेरी बहनों की मदद कर। मैं उस वक्त बहुत मजबूर और लाचार हूँ। अपनी माँ और बहनों को नहीं बचा पाऊंगा, लेकिन अल्लाह तो रहीम है। इज्जत जिल्लत तेरे हाथ में है। मुझे रुसवा मत कर, मुझे माफ़ कर दे। मैं बेहोश हो गया था। होश जब आया तो अपनी माँ और बहनों को अपने इर्द गिर्द बैठे हुए रोता पाया। मेरी माँ तो दौड़कर मेरे साथ लिपट गई, मेरा सर माथा चूमने लगी। शुक्र है अल्लाह, मेरे बेटे को होश आ गया। वो ऊंची आवाज़ में रोती हुई अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। मैंने आराम से उठते हुए अपनी माँ को गले लगाया और बहुत रोया। इतना रोया कि मेरे अंदर की सारी बुराई धुल गई। अपनी माँ और बहनों से माफ़ी मांगी। माँ का दिल तो मोम की तरह नरम होता है। उसने मेरी सारी गलतियों और नादानियों को भूलकर मुझे माफ़ कर दिया। माँ से ही पता चला कि मोहल्ले का चौकीदार शोर की आवाज़ से घर में दाखिल हुआ। उसने पुलिस को इत्तला भी दी और पुलिस उन लोगों को पकड़ कर भी ले गई। मोहल्ले वालों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया। मेरी बहनों पर उंगलियां उठने लगी। वो चौकीदार अंकल मेरे अब्बू के पुराने दोस्त थे। अक्सर रात को देर से वो इकट्ठे बैठकर चाय पिया करते थे। तब हम बहन भाई बहुत छोटे थे। वैसे भी ज़्यादा वक्त हमारा सऊदीया में ही गुजरा था। बस छुट्टियों में पाकिस्तान का चक्कर लगता था। दादा और दादी को मिलने आया करते थे। चौकीदार अंकल के कहने पर ही मैंने मजबूरन अपने दादा का वो घर बेच दिया जहां हम सबका बचपन गुजरा था। मेरे बाप की उस घर में कितनी यादें थी। लोगों ने जीना दोभर कर दिया तो घर बेचना पड़ा। फूफू लोग अब्बू की वफात के बाद आंखें फेर गई थी कि बाद में भाई की बेटियां हमारे गले ना पड़ जाएं। हमारा वो घर बहुत बड़ा था और अच्छी कीमत में बिक भी गया था। बड़ी दो बहनों को गवर्नमेंट स्कूल में नौकरी भी मिल गई थी। उन्हीं दिनों अंकल की फैमिली पेशावर में थी। उनकी भी बस दो बेटियां थी। हमें भी अंकल ने वहाँ पेशावर में अपना ज़ाती घर दिलवा दिया था। वो चौकीदार अंकल बहुत अच्छे हैं। उन्हें मैं जितनी दुआएं दूँ कम है। उन्होंने ही हमें अपने किसी राब्ते वाले से बात करके बहनों का ट्रांसफ़र भी पेशावर में करवा दिया था। मैं उनके एहसानों के बोझ तले दब गया हूँ। शुक्र है अब सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं है। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो अजीब सी बेचैनी रहती है दिल को। इन सारी बातों में उसने मेरी तरफ सर उठाकर देखा। आपी, आप रो रही है? मैं अपने आंसू पोंछते हुए बोली। इस आपी का दिल बहुत नरम है, मोम की तरह नरम और जल्दी पिघल जाने वाला। और तुम्हारी बातें सुनकर बस रोना आ गया। कोई बात नहीं, रोने में कोई हर्ज नहीं, कभी कभार रो लेना चाहिए। तुमने अपनी बात काट कर मेरी बात पकड़ ली। तुम कैसे कहते हो कि अल्लाह तुमसे नाराज़ है? अल्लाह अपने बंदों से नाराज़ नहीं होता। और हाँ, अगर वो कभी रूठ भी जाए तो उसके बावजूद भी वो अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। तुमने अपने बचपन में कहीं कुरान पाक पढ़ते हुए अल्लाह का नाम लिया होगा, लेकिन जो ही जवानी में कदम रखा, होश की दुनिया में आए, अल्लाह का नाम लेना भूल गए। तुम अल्लाह का नाम लेना भूल गए थे, लेकिन अल्लाह तुम्हें नहीं भूला। उस दिन घर वालों को बचाने के लिए उसने तुम्हारे जहन में डाला कि मुझे पुकारो, तो तुमने रोते हुए बिलखते हुए अल्लाह को पुकारा। तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो तुमसे नाराज़ है? तुम रास्ते से इस कदर भटक गए थे कि कोई वजूहात बनती थी ना कि तुम अल्लाह को याद करते। तो बस तुमने उसे पुकारा, उसे याद किया। वो कभी भी किसी भी मोड़ पर अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। तुमने इतने गुनाह किए कि तुम इन गुनाहों की दलदल में फंसते चले गए। तो तुम्हें क्या लगता है कि दलदल के चुंगल से आज़ाद होना आसान काम है? आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। कभी कभार तो लोगों को दलदल ऐसे खा जाती है कि मौत के बाद उन्हें इससे रिहाई मिलती है। लेकिन अल्लाह ने तुम्हें इस दलदल से आज़ादी भी दिलवाई, बल्कि तौबा करने का मौका भी दिया। और इस मौके को ये कहकर बेसुकून ना करो कि अल्लाह नाराज़ है, मुझे सुकून नहीं मिल रहा, बेचैन हो, वगैरह वगैरह। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि अल्लाह नाराज़ है, तो उसे राज़ी करने में कोई कसर ना छोड़ो। रो रो कर उसे राज़ी कर लो, उससे माफ़ी मांग लो। वो बहुत रहीम है, वो माफ़ कर देगा। अल्लाह के महबूब का वास्ता देकर उसको राज़ी करो, वो ज़रूर माफ़ कर देगा। तुम्हारे दिल को भी सुकून मिलेगा। बेशक अल्लाह के ज़िक्र में सुकून है। उठते बैठते सोते हुए अल्लाह को याद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नमाज दिल लगाकर पढ़ा करो, अल्लाह को याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखा करो, अल्लाह की इबादत रो कर किया करो। देखना फिर तुम्हारी बेसुकूनी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के सिवा बेहतरीन दोस्त कोई भी नहीं है। अल्लाह को अपना दोस्त बना लो, अपनी हर बात अल्लाह से किया करो। अल्लाह तो कहता है, अच्छे काम करने की दिल से कोशिश करो और नीयत कर लो, क्योंकि अल्लाह नीयतों को देखता है। बस आज से अच्छे कामों की नीयत कर लो।
आज से नहीं बल्कि अभी से नमाज की पाबंदी करो, दरूद पाक पढ़ते रहा करो, अल्लाह का जिक्र करते रहो, सुकून ही सुकून हो जाएगा। हाँ बस अपना ईमान और अपना अकीदा मजबूत रखो। उसने अपने आंसू साफ कर लिए थे। मुझे देखते हुए बोला, आप मेरे लिए वसीला बनकर आई हो। मैं उसकी इस बात पर मुस्कुरा दी। आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मेरा नाम हदीस है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। 3 माह के ऑपरेशन पर दुबई आई हूँ। अरे वाह, और तुम्हारा नाम? मेरा नाम बिलाल है, बिलाल अहमद। मैं दुबई होटल में अकाउंटेंट हूँ। सिरात आ गए थे। बिलाल, इनसे मिलो, ये मेरे सीनियर ऑफिसर है, सिरात नाम है इनका। बिलाल ने मुस्कुराते हुए सिरात से हाथ मिलाया। ये? सिरात ने सवालिया नज़र से पूछा। घर चले, सब बताऊंगी। चाचू और चची जान भी आ गए थे। अच्छा बिलाल, अब हम चलते हैं। हदीस आपी, मेरे लायक कोई काम हो तो बंदा हाजिर है। मैं उसका गाल थपथपाते हुए मुस्कुराई। अल्लाह हाफिज कहते हुए हम लोग आ गए। सिरात को रास्ते में जाते हुए मैंने बिलाल की सारी कहानी सुनाई। आज पूरे 1.5 हफ्ते के बाद मैं अपने पैरों पर चलने के काबिल हो गई थी। मैं बहुत खुश थी। शुक्र है अल्लाह का, उसने मुझे दोबारा मेरे पैरों पर खड़ा कर दिया था। मेरी बेटी चलने फिरने लग गई है, इसलिए इस खुशी के मौके पर हम अपनी खुशी को दोबारा करेंगे। चाचू ने अपने जानने वाले कुछ अजीज़ों को रात डिनर पर बुलाया था। मेरे और सिरात की तरफ से ऑफिस के ही कलीग्स थे और सिरात ने अपनी चहीती टोवेल को कुछ स्पेशल दावत दी थी। सिरात, वो हफीज़ सर की फैमिली को भी प्लीज़ इनवाइट कर दें। चले, वो नई नवेली जोड़ी भी इसी बहाने घर आ जाएगी और हम लोग उनसे वो बात भी कर सकेंगे। हाँ सिरात बेटा, हदीस सही कह रही है। चलो, इसी बहाने बात भी हो जाएगी। सिरात के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी कि आखिर हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा है ना, मुझे भी ऐसे ही तंग करते हैं। मैं भी रात तक उन्हें ऐसे ही जलाती और भूनती रहूंगी, किसी देगी मुर्ग की तरह। हमें ऑफिस से कुछ खास छुट्टी की परमिशन नहीं थी, लेकिन आज वीकेंड होने की वजह से हम लोगों ने ऑफिस से छुट्टी मार ली थी। लिहाजा ये दावत इसी वजह से आज के दिन रखी गई थी। इतना कुछ घर में बनाना मुश्किल था, लिहाजा खाने का ऑर्डर भी होटल में कर दिया गया। वो मुकर्ररा वक्त पर खाना घर पर पहुंचा देंगे। सिरात बाहर चले गए थे ताकि सबको आसानी से फ़ोन कर सके। मुझे अचानक बिलाल याद आ गया, लेकिन मुझे अफसोस इस बात पर हुआ कि मैंने उसका कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं लिया था जो राब्ता कर सकूं। उसी वक्त मेरे मोबाइल की बेल बजने लगी। दादा जान का फ़ोन आ रहा था। चाचू, दादा जान की कॉल आ रही है। हदीस, कॉल बंद करके वीडियो कॉल करो, मैंने अब्बा जी को देखना है। मैंने चाचू की हाँ में हाँ मिलाते हुए वीडियो कॉल की। दूसरी तरफ से कॉल उठा ली गई थी। चाचू और चची मेरे साथ ऐसे बैठे थे कि दादाजी को नज़र ना आ सके। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दादा जान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ मेरी बेटी, तुम अपना बताओ। पाँव की मोच कैसी है? मैंने चाचू की तरफ देखा। दादा जान को देखकर उनकी आंखों में नमी उतर आई थी। मैंने भी अपनी आंखों की नमी को छुपाते हुए बात जारी रखी। ज़ैनब स्कूल जा रही है? खालिदा कैसी है? उसका इंटर का रिजल्ट आ गया? हाँ, वो अच्छे नंबरों से पास हो गई है। अभी वो दोनों तुम्हारी माँ के साथ बाजार गई है घर का सामान लेने। अच्छा दादा जान, अम्मी और बाबा को मेरा सलाम कहिएगा। ज़ैनब को प्यार और खालिदा को मुबारकबाद। चाचू रो पड़े थे। बाप ऐसे बेटियों के सामने रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं चाचू को रोते हुए नहीं देख पा रही थी, तो मैंने कुछ देर बात करके फ़ोन बंद कर दिया था। चाचू ऐसे रोइए मत। चची जान भी पास बैठी चाचू को हौसला दे रही थी। चाचू, आपने दादा जान की आंखों में देखा है कितनी उदासी है उनकी आंखों में। वो आपकी राह देखते हुए जी रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस उदासी को किसी के आगे बयान नहीं किया। लेकिन हम सब उनके इस दर्द को समझते हैं। चाचू, फ्रांस वाले अपने सारे काम इस दफ़ा मुकम्मल कराइएगा। अब मैं मज़ीद आप लोगों को अपनों से दूर नहीं रहने दूंगी। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं किसी भी काम में देर नहीं करूँगा। चाचू की फ़्लाइट डिले हो गई थी। अब उनकी कल की फ़्लाइट थी। 2 हफ्ते बाद वो अपने काम सर अंजाम देकर वापस आ जाएंगे। फिर हम सब इंशाल्लाह वापस इकट्ठे पाकिस्तान जाएंगे। पार्टी में तकरीबन सभी लोग आ चुके थे। इंतज़ार था तो बस हफीज़ सर का। आंटी ने बताया उसे कोई काम पड़ गया था, बस आते ही होंगे वो भी। मैं बहुत खुश थी कि हफीज़ सर अनम आपी को देखकर पिघल गए थे। अनम आपी मेरी खालाजाद बहन है। वो इंग्लैंड में एक बेस्ट सर्जन डॉक्टर है। खालू के पिछले साल डेथ हो गई थी और खाला इंग्लैंड में आपी के साथ ही रहती थी। मैंने हफीज़ सर की अम्मी से चुपचाप
आप ही के बारे में बात की तो वो खुशी से लोटपोट हो गई थी। दूसरी तरफ मैंने खाला से भी बात की थी, उन्हें भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था। रही बात आप ही की, तो वो भी हमेशा हफीज़ सर की तरह यही कहती आई थी कि मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझे समझ सके। तो लिहाजा मैंने सोचा कि इन दोनों की सोच एक ही कतार की है और ये दोनों एक दूसरे को समझने में देर भी नहीं करेंगे। आप ही ने शायद सर से खुद भी बात की थी और नतीजा ये निकला था कि आज हफीज़ सर फैसला सुनाएंगे और मुझे उम्मीद है कि बात कोई खुशदिली वाली होगी। हदीस, मैं कब से देख रहा हूँ तुम मुसलसल यहाँ टहले जा रही हो। वह मेहमान जो आए हैं वो तुम्हारे लिए आए हुए हैं ना, ताकि हमारे ताकि ना कि हमारे लिए। हाँ, लेकिन उन सारे मेहमानों की कदर एक तरफ, लेकिन जिस स्पेशल का मुझे इंतज़ार है वो तो अभी तक नहीं आए और मैं उन्हें लिए बगैर अंदर नहीं जाऊंगी। मैंने तो चोर नज़रों से सिरात के चेहरे का ताक़ुब किया जो गुस्से से सुर्ख हो गया था। मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रहा हूँ तुम कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ नहीं हो गई हो हफीज़ के। जाहिर सी बात है क्लोज़ तो होंगी, उनसे अब मेरा कोई रिश्ता भी बनने वाला है और मेरी दिल से दुआ है वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। मैंने सिरात को मज़ीद तंग किया। वो ऐसे जल भुन गए थे जिससे आप क्यों इतने कड़वे कसीले हो रहे हो। जाए आप अंदर, वो आपकी ट्वेल आपका इंतज़ार कर रही होगी। मैंने फिर सिरात की रिएक्शन चेक करने के लिए उनके चेहरे को देखा। वो ऐसे गुस्से से मुझे घूर रहे थे। मुझे ऐसे ना देखे। क्यों क्यों ना देखूं तुम्हें ऐसे? इसलिए कि आपके ऐसे घूरने से मुझे खौफ आ रहा है। ओ अच्छा, तो तुम डरती भी हो। अगर तुम्हें मेरा इतना ही डर होता तो ऐसी हरकत करने से बाज रहती। लो जी, कैसी हरकत? मैंने ऐसा कौन सा अनोखा काम कर दिया? यही जो कर रही हो। एक बात याद रखना, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। सिरात ने मेरा बाजू पकड़ते हुए मुझे वार्न किया और इतना कहकर वो अंदर चले गए थे। मुझे उनके इस तरह गुस्सीले वाले लहजे पर बहुत प्यार आया था। चले, अगर प्यार का इजहार नहीं करते लेकिन अपना प्यार महसूस तो करवाते हैं। मेरी फिक्र तो है ना सिरात को। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दी थी। क्या बात है गुड़िया, यहाँ अकेली खड़ी मुस्कुराए जा रही है? हफीज़ सर आप आ गए? मैं कब से आपके इंतज़ार में खड़ी सिरात को तंग कर रही थी। मैंने सर को भी सारी बात से आगाह कर दिया था। अरे पागल लड़की, मेहरबानी करो, क्यों मेरे दोस्त को मेरा दुश्मन बनाने पर तुली हुई हो? तुम बराए मेहरबानी करके इस जज्बाती बंदे के सामने भाई कहकर पुकारा करो मुझे। वो तुम्हारे लिए बहुत सेंसिटिव है। क्यों मेरा सर फाड़ना चाहती हो उससे? मैं ज़ोरदार कहकहा लगाते हुए, प्लीज़ हफीज़ भाई, कुछ नहीं होता, थोड़े ही वक्त की बात है, इतनी ही उन्हें मेरी परवाह है ना, तो मुझसे इजहार क्यों नहीं करते? मुझे वैसे भी उन्हें तंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और लाए ये मेरे बुके मुझे दे। कोई बुके नहीं लाया, तुम्हारे लिए था। लेकिन फ़िलहाल मैं सिरात के हाथों में मरना नहीं चाहता। मैंने हफीज़ भाई से बुके छीन लिए थे और उनके हमराह अंदर की तरफ बढ़ गई। सिरात का उतरा हुआ चेहरा मुझसे भी अब देखा नहीं जा रहा था। हदीस, बुरी बात बेटा, क्यों बच्चे को तंग कर रही हो? हफीज़ भाई आप फिर शुरू हो गए। अच्छा दादी अम्मा, मैं अब कुछ नहीं बोलता। मैं मुस्कुराती थी। हफीज़ भाई वो वाहिद आदमी थे जो मेरे और सिरात के रिश्ते को जानते थे कि हम सगे कज़िन हैं, क्योंकि मैंने खुद उन्हें सब कुछ बताया था। हफीज़ बेटे आ गए तुम? भाई कब से हमारी बेटी तुम्हारे इंतज़ार में गेट पर खड़ी थी। जी अंकल, मैं सब जानता हूँ कि वो गेट पर किस लिए खड़ी थी। हफीज़ भाई की इस बात पर मेरी हंसी छूट गई। सिरात हमेशा की तरह भाई के साथ गर्मजोशी से ही मिले थे। खाने का दौर चल पड़ा था। ट्वेल सिरात के साथ ही चिमट कर बैठी हुई थी और जिस वजह से वो मुझे एक आंख भी अच्छी नहीं लग रही थी। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, जैसे सिरात उसकी जागीर हो। हदीस, क्यों खा जाने वाली नज़रों से सिरात और ट्वेल को देख रही हो? देखे ना भाई कैसे सिरात के साथ बैठी हुई है और सिरात को भी कोई ख्याल नहीं। तुम उसे इतना गुस्सा चढ़ा सकती हो तो जाहिर सी बात है वो भी बदला लेगा ना तुमसे। इसमें कौन सा इतनी बुरी बात है? मुझे नहीं पता। फिर जल्दी से आप अपना फ़ैसला सुनाएं, क्योंकि मैं ट्वेल को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पा रही। हा हा हा, अच्छा ठीक है, खाना तो खा लो, फिर खुशखबरी भी सुना दूंगा। सिरात मुझे अभी भी उसी तरह गुस्से से घूरे जा रहे थे। खाने के बाद तकरीबन बाहर के सभी दोस्त अहबाब चले गए थे। ट्वेल इतनी जल्दी जाने वाली नहीं थी, लेकिन मैं हैरान हुई कि वो भी जाने के लिए उठ गई थी और यकीनन उसके इतने जल्दी जाने के पीछे भी कोई बहुत बड़ी वजह होगी। सिरात उसे गेट तक छोड़ने गए थे। जो ही वो सिरात वापस आए तो मैंने कहा, मेरा ख्याल है अब आपको अपना फ़ैसला सुना देना चाहिए। मामा बाबा, आप सबको मेरे ऊपर यही एतराज़ था ना कि मैं अपनी शादी
करने के बारे में सोचता नहीं। शादी की बात को मैं हमेशा मजाक में उड़ा देता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि मैं अब अपनी पसंद के बारे में आप सबको भी आगाह कर दूँ। अंकल और आंटी, मेरी मदद करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए मैं आप दोनों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सिरात के चेहरे का रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था और बहुत परेशान दिखने लग गए थे। या अल्लाह खैर, हफीज़ भाई जल्दी बोले। मैं सिरात की मज़ीद परेशान होते नहीं देख पा रही थी। हफीज़ भाई ने अपनी बात जारी रखी। बाबा, मैं उस रिश्ते के लिए रुकिए, स्टॉप इट, ऐसा नहीं हो सकता, सिराज चिल्लाए थे। उनके इस तरह चिल्लाने पर सब लोग हैरान हो गए थे, लेकिन मेरी और हफीज़ भाई की हंसी नहीं रुक रही थी। क्या हुआ सिरात मेरी जान, तुम क्यों इस रिश्ते में रुकावट बन रहे हो? बेटा, वो हफीज़ की पसंद है। बाबा, आप भी साथ मिल गए? इससे पहले कि बात बिगड़ती, मैंने जल्दी से मसला हल करने की कोशिश की। अंकल, आप सिरात को छोड़ें, वो कुछ नहीं जानते इसलिए ऐसा कह रहे हैं। मैं चाचू को अपने साथ टेबल की तरफ ले आई थी। मैंने हफीज़ भाई की मामा को गले लगाते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। आंटी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आनम आपी ने हफीज़ भाई के साथ रिश्ते के लिए हाँ कर दी है और हफीज़ भाई भी इस रिश्ते के लिए राज़ी है। सभी एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। मैंने मिठाई की प्लेट उठाई और सिरात के पास ले गई। ये ले, आप भी मुँह मीठा करें, लोगों के रिश्ते में टांग अड़ाने वाले बंदे। सिरात बज़ाहिर अपनी खुशी छुपा रहे थे, लेकिन दिल ही दिल में उनके ज्वाला फूट रहे थे, उनका भी मैं अंदाज़ा लगा सकती थी। उन्होंने मिठाई उठाते हुए पूछा, बाय द वे, ये आनम आपी कौन है? आनम मेरी सगी खालाजाद है, वो इंग्लैंड में एक माहिर सर्जन है। बस हफीज़ भाई को पहले दिन देखते ही मुझे आप ही के लिए परफेक्ट लगे थे, तो फिर मैंने खाला से बात की, दादा जान से बात की, बाबा वगैरह सबसे बात की, तो उन्हें इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था। फिर आनम आपी ने भी अपनी मुकम्मल तसल्ली के बाद हाँ कर दी। आप तो पता नहीं क्या समझे जा रहे थे। लो भाई, मैं भला क्या समझता, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, मैं भला किसी की ज़िंदगी में क्यों दखल अंदाजी करूँगा। मैं सिरात के इस लहजे से हमेशा परेशान रही थी। बहुत मेस्नेह हो आप। अपनी बात का मतलब निकल गया तो फिर से वही पहली वाली रूटीन में आ गए आप। ना करें आप मुझ पर वाज़ेह कुछ भी, देखती हूँ कब तक चुप बैठोगे आप। मैं मुँह से तो कुछ नहीं बोल पाई थी, लिहाजा दिल के अंदर ही बड़बड़ाती हुई वहाँ से चल दी। बहुत मज़ा आता है उन्हें मुझे तंग करके। मैं मुंह बसोर कर रह गई थी। आ गए बेटा हदीस को छोड़कर? जी मामा। मैंने हदीस को कितना रोका कि कोई बात नहीं, अभी कुछ दिन और रुक जाओ, लेकिन उसकी एक ही जिद थी कि नहीं आंटी, मुझे अब घर जाना है। पहले ही कितने दिन यहाँ रह लिया तो क्या है मामा, परेशान मत हो, फिर आ जाएगी। सिरात बेटा, मैंने गौर किया है, जैसे तुम इंटरेस्टेड हो हदीस में, तो बेटा अगर कोई बात ऐसी है तो बता दो, तो उसे आगाह करो इस बात से, ये ना हो कि कोई और उम्मीदवार ना जाग जाए। हदीस बेटी बहुत अच्छी है और सुलझी हुई लड़की है, मुझे खुद भी वो बहुत अच्छी लगती है। क्यों सिरात की माँ क्यों सिरात की माँ, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ बेटा, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें इस काम के लिए देर नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे बाबा फ्रांस से होकर आ जाए तो हम सब खुद पाकिस्तान जाएंगे, हदीस के घर वालों से उसका हाथ मांग लें। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ये बात हदीस तक ना पहुँचे। और बाबा, रही बात किसी और उम्मीदवार के जागने की, तो ऐसी नौबत में आने ही नहीं दूंगा। हदीस आप ही की बेटी बनेगी इंशाअल्लाह। मेरे लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। और बाबा प्लीज़ कुछ देर आराम कर ले, रात का 1 बजने को है और सुबह 7 बजे आपकी फ़्लाइट भी है। मैं बाबा को कहते हुए दिल में हज़ारों खुशियाँ दुआएं लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। आज के दिन भी ऑफिसर अपनी अपनी ड्यूटी में मसरूफ़ थे। हफीज़ सर को कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो और सिरात दोनों वहाँ चले गए थे। मेरा आज का टारगेट 12 थी। मैंने टैक्सी ली और एड्रेस पूछते हुए आखिरकार उस होटल तक पहुँच गई जहाँ 12 क़याम पज़ीर थी। काउंटर से पता किया कि 12 नाम की कोई लड़की यहाँ रुकी हुई है, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन ऑफिस का रास्ता दिखा दिया कि आप वहाँ से पूछ लें, क्योंकि काउंटर वाले कंप्यूटर्स में कोई मसला हो गया था, जिस वजह से वहाँ से किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन दरकार नहीं थी। ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाते हुए मैं अंदर चली गई। वहाँ लड़का नमाज़ पढ़ रहा था। मैंने कुछ गौर किया, अरे ये तो बिलाल है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। मेरे काम में आसानी हो गई थी और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी उसे नमाज़ पढ़ते हुए देखकर हुई थी। वो बहुत तहम्मुल और बर्दबारी से
नमाज अदा कर रहा था। मैं उसके इंतज़ार में कुर्सी पर बैठ गई। वो सलाम फेर चुका था और अब दुआ में मसरूफ़ था। दुआ मुकम्मल करके वो जो ही उठा, मैंने झटपट उसे सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हो? अरे हदीस आपी, आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसी है? उस दिन के बाद आप तो ऐसे गायब हुई, बंदा कोई अपना फ़ोन नंबर ही दे जाता है। आपको इस तरह अचानक देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, यकीन करें। आपका पाँव अब ठीक हो गया? ओहो जज्बाती लड़के, इतने सवाल इकट्ठे किए हुए थे मेरे लिए। सुकून से बैठने तो दो, फिर तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देती हूँ। मैंने खुद भी तुम्हें बहुत याद किया, फिर पछतावा भी हुआ था कि तुम्हें अपना नंबर नहीं दिया और ना ही तुमसे लिया। लेकिन देख लो, हमारी मुलाकात लिखी हुई थी, तो बस खुद ही मैं तुम तक पहुँच गई। मुझे बताए क्या लेंगी आप, चाय या कॉफ़ी? ऑफ कोर्स चाय। बिलाल ने फ़ोन करके 2 कप चाय के कप मंगवा लिए। और बताइए कैसे आना हुआ आपका? बिलाल, मुझे किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं बस उसी सिलसिले में यहाँ तक पहुँची हूँ। आप ही मुझे बस नाम बताइए, क्योंकि मैं जिसके बारे में सोच रहा हूँ यकीनन आप भी उसी के बारे में पूछने आई होंगी। 12 12 नाम है उसका। हाँ, तो बस मेरा शक यकीन में बदल गया। 12 एक बहुत बड़ी स्मगलर है, उसका शुमार किसी आम बंदों में नहीं होता। शुरू में तो मुझे शक नहीं हुआ, लेकिन एक दिन उनके कमरे में मुझे किसी काम के लिए जाना पड़ गया। ये फ़ोन मैं किसी के साथ कोई बहुत बड़ी डील की बात कर रही थी। और ये डील सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि मुखालिफ ममालिक से भी पाकिस्तान में माल सप्लाई होता है। और ये हराम का पैसा हमारे मुल्क के अंदर रहकर बन रहा है। और एक और बड़ी बात, उनका जो हेड है, एक दिन वो भी यहाँ उससे मिलने आया था और वो कुछ दिनों तक पाकिस्तान जा रहा है। बिलाल, मेरे भाई, तुमने मेरा इतना काम आसान कर दिया। अच्छा, उस बंदे की मुझे फुटेज मिल सकती है? सॉरी आपी, फ़ोटो नहीं मिल सकती, क्योंकि उसने अपना चेहरा किसी चीज़ से ढाँपा हुआ था। और जहाँ तक मुझे लगता है, वो अपना चेहरा हर किसी को दिखाता भी नहीं है, क्योंकि अगर फुटेज में दिखाया जाए तो वो 12 के सामने भी चेहरे पर मास्क लगाकर बैठा हुआ था। 12 इतनी बड़ी धोखेबाज लड़की है, सिरात की वो दोस्त कैसे बन गई? वो सिरात भाई की दोस्त है। हाँ, वो दोनों फ्रांस में इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। और ये तो बहुत गलत खबर सुनाई आपने मुझे। ओह, ये तो बहुत गलत खबर सुनाई आपने मुझे। बिलाल, गलत नहीं, ये बहुत बुरी खबर है। और मुझे डर भी लगता रहता है कि वो सिरात को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। नामुमकिन है आपी, क्योंकि सिरात भाई आपके सीनियर है, इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए आपको। और वो जितने काबिल ऑफिसर है, वो सिर्फ अपनी 2 आँखों से नहीं देखते होंगे, बल्कि दिल के और दिमाग की आँखों से भी देख लेते होंगे। और आप देख लेना, वो यकीनन जानते होंगे 12 के बारे में। लिहाजा आप अपने आप को परेशान करके अपना दिल हल्का मत करें। बिलाल की इस बात को सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हो गई थी। क्या पता वाकई वो 12 की हकीकी ज़िंदगी से वाकिफ़ हो। मैंने अपने आप को कुछ हद तक रिलैक्स कर लिया था। और सुनाओ बिलाल, घर में कैसे हैं सब लोग? बहनों का सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। बड़ी आपियों के नाम क्या है, मैं भूल गई। आयशा, बिस्मा, उनसे छोटी मुस्कान, उससे छोटी नूरैन और सबसे छोटी ईमान। माशाल्लाह, सबके बहुत प्यारे नाम हैं। और आंटी भी ठीक है? जी आपी, अल्लाह का शुक्र है, अम्मा भी ठीक है। और कुछ देर इधर उधर की बातें करते हुए मैं उठ गई। अच्छा बिलाल, अब मुझे चलना चाहिए, और हाँ, मुझे मालूमात देते रहना। अगर कोई नई मालूमात की खबर मिले तो प्लीज़ मुझे आगाह करना। आपको प्लीज़ कहने की ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए। ये आपका रिपोर्टर आपको एक एक बात की खबर देता रहेगा। मैं अलविदाइया कलमात करते हुए होटल से बाहर आ गई थी। सिरात को सामने खड़ा देखकर मैं हक्की बक्की रह गई। वो हाथ बांधे गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़े थे, जैसे वो मेरे ही इंतज़ार में खड़े हों। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।